हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कंपनी लॉ में जो अब तक बहुत सारी बातें पढ़ी उसके कंसर्न में हमारे जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर से। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले रूल नंबर 17 सब रूल 14 के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में है? बायबैक के कंसर्न में। बायबैक के प्रोविजन हमने पढ़ते हैं सेक्शन 68 के अंदर, अलॉन्ग विद रूल्स हम पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग एक फॉर्म फाइल करते थे SH11 में रिटर्न। तो जो हम रिटर्न फाइल करते थे उस रिटर्न में एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता था, अनेक्सिंग अ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद रिटर्न। तो वो रिटर्न की जगह पे अब आपको क्या देना है? डिक्लेरेशन। रिटर्न में क्या लगाएंगे? सर्टिफिकेट की जगह पे आप क्या लगाएंगे? डिक्लेरेशन। सर्टिफिकेट नहीं जाएगा, अब उसकी जगह पे क्या जाएगा? डिक्लेरेशन जाएगा। ये छोटा सा अमेंडमेंट है। मतलब जहाँ पे हम लिखते हैं कि SS11 के साथ हमें एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, उसी की जगह पे हम बस एक वर्ड चेंज करना है हमें। सर्टिफिकेट की जगह हम क्या लिखेंगे? डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन मस्ट बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग 1 MD। ये बात हम पहले भी पढ़ते थे, वो तो सेम ही बात है। Certifying that the buyback of securities has been made in compliance with the provision of the act and rules made thereunder. Rest of the things are absolutely same. We need to change just one word. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। That is in regard of public issue. देखो वैसे पब्लिक इशू ये लेना देना हमें ICDR और पब्लिक इशू सेबी रेगुलेशन से है। तो वैसे ऐसा शेयर कैपिटल से कोई डायरेक्टली लेना देना है नहीं इसका, बट इसने डाला है अमेंडमेंट, तो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए पहले जो ट्रेडिंग साइकिल थी पूरा एंटायर वो T+6 हुआ करता था। T+6 मतलब आप ट्रेडिंग करेंगे, फिर क्लियरेंस होगा। T+2 में पहले क्लियरेंस हुआ करता था, फिर उसके बाद अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसके लिए बिडिंग ये सब कुछ चलता था। अब ये प्रोसेस T+6 से रिड्यूस होकर के कितना हो गया? T+3 हो गया है, क्योंकि अब तो भाई अगले दिन तो आपका क्लियरेंस हो जाता है, तो इसलिए इस ट्रेडिंग पीरियड को कंपैरेटिवली रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसका लेना देना सेबी प्रोविजन से है। तो द T+3 टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग शैल बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ पब्लिक इशू। तो इसका लेना देना सेबी से है। अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है और पब्लिक इशू में कोई ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आ रही है तो ICDR रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। ICDR, तो जो बच्चे सेबी पढ़े हैं उनको पता होना चाहिए ICDR रेगुलेशन के बारे में। तो ICDR फॉलो किया जाता है। तो ICDR के चलते आप ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आए थे। तो द टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अनब्लॉकिंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, लिस्टिंग शैल बी prominently be made part of the pre-issue and opening and closing advertisement issued by the issuer for public issue ICDR regulation 2018। तो यहाँ पे जब भी आप ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं तो उसमें आप टाइम फ्रेम मेंशन करेंगे कितने दिनों में आपको अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो पहले जो टाइम फ्रेम उसमें T+6 हुआ करता था, वही टाइम फ्रेम अब रिड्यूस होकर के ओनली T+3 हो गया है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे T से मतलब क्या है? क्लोजिंग डेट, मतलब जिस दिन आपका इशू क्लोजर होता है उससे 3 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट या रिफंड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब तो T+3 है। किससे? हाँ तो वो अमेंड कर दिया ना उन्होंने, कंपनीज एक्ट में भी तो अमेंड कर दिया। तो T+6 की जगह T+3 ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब ICDR में खुद ही ने आजकल टाइम फ्रेम इतना शॉर्ट क्यों कर दिया है? क्योंकि आजकल इंस्टेंट काम होते हैं सब कुछ, आजकल ऑनलाइन काम होने लगे। पहले फिजिकल एप्लीकेशन आती थी, उसको चेक करना है, वेरीफाई, कितना मुश्किल काम होता था। अभी तो चीज़ें मतलब वेरीफाई होने के बाद ही एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, उसके बिना आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो सब चीज़ें एकदम ऑनलाइन होने की वजह से स्मूथ इन वर्किंग हो गई है। आपको अगले दिन ही पता चल जाता है कि भाई आपका पैसा रिफंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए मतलब बहुत कन्वीनियंट हो गया है सब कुछ। चलो नेक्स्ट है कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023। MCA का नोटिफिकेशन क्या आया है? देखो किसके कंसर्न में है? इशू ऑफ शेयर वारंट्स और नंबर 2 इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म बाय प्राइवेट कंपनीज एक्सक्लूडिंग स्मॉल कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। इन 2 चीज़ों के कंसर्न में ये MCA का नोटिफिकेशन आया है। तो क्या बोलता है? नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट every public company, which company? Public company, which issued share warrants prior to the commencement of Companies Act 2013, मतलब पुराने एक्ट के हिसाब से उन्होंने वारंट्स इशू किए थे, and not converted into share
जो अभी तक शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए, वारंट्स इशू किए थे लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द अफोरसेड अमेंडमेंट रूल shall inform the ROC about the details of such warrants in form number PAS 7. Which form number? PAS 7. तो ये नोटिफिकेशन कब आया? 27 अक्टूबर 2023 को आया। इसका मतलब जब ये अमेंडमेंट रूल आया था उसके 3 months के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, उसका कन्वर्जन कर देना है, नहीं तो फिर आपको PAS 7 फाइल करना पड़ेगा। PAS 6 नहीं ध्यान नहीं, PAS 6 भी तो पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े हमने। नहीं, PAS 3 सबसे ज़्यादा पढ़ा है हमने। PAS 3 किसका है? गजब हो गया बात। चलो कोई नहीं, फॉर्म नंबर बाद में रिकैप करेंगे, अभी पहले इसको कर लेते हैं हम कवर, क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। ये 3 months आए अमेंडमेंट से। What it said, वापस सुनो, within a period of 3 months of the commencement of aforesaid amendment. अमेंडमेंट कब आया था? 27 अक्टूबर 2023 है ना, तो इसके 3 months के अंदर अंदर, ठीक है। shall inform ROC about the details of such share warrants in PAS 7. तो आपको PAS 7 के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? ROC को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई हमारे ये वारंट्स हैं जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ओके। एंड साथ ही में दूसरा, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ अफोरसेड अमेंडमेंट रूल require the bearer of the share warrant to surrender such share warrant to the company and get the shares dematerialized in their account, and for this purpose the company shall place a notice for the bearers of the share warrant in form number PAS 8 on the website of the company. अब एक बार सुनो क्या कहना चाह रही है। बेसिकली हमारे पास पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में इशूड वारंट्स थे। अच्छा, अब वारंट्स थे, कितने पुराने ज़माने की बात कर रहा है, और वो वारंट्स कन्वर्ट नहीं हुए, अभी भी लोग बियरर इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि पुराने एक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं, कोई रेगुलेशन था नहीं। तो मतलब केस सामने अभी रिसेंटली आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाके अरे यार ये क्या हुआ, पुराने वारंट्स तुम अभी तक लेके बैठे हुए हो। तो जो वारंट्स अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हो तो आपके ऊपर पहली ऑब्लिगेशन तो क्या डाल दी कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस तरह के वारंट्स आपके पास पेंडिंग हैं अभी भी। और ये इंटीमेशन हम किस फॉर्म में जाएंगे? PAS 7 में। विद इन विच पीरियड? विद इन 3 months। विद इन व्हाट? 3 months। ये 3 months हम कहाँ से काउंट करेंगे? जो अमेंडमेंट आया था तब से, है ना, अमेंडमेंट जब से आया तब से। एंड नंबर 2, साथ ही में एक और काम करना है आपको, 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर ये जो वारंट्स है ना इनको सरेंडर करवाने, और इन सरेंडर्ड वारंट्स के बदले में शेयर इशू कराने, मतलब बेसिकली कन्वर्जन कराना है। इन वारंट्स को खत्म करके इनके बदले में क्या देने हैं? शेयर देने हैं। तो आपको इनको सरेंडर कराना है, और सरेंडर करा करके क्या इशू कर दो? शेयर। शेयर्स किस फॉर्मेट में? डीमैट फॉर्मेट में। लैंग्वेज वापस पढ़ रही हूँ, देखो एक बार। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अफोरसेड अमेंडमेंट रूल्स, वही अमेंडमेंट से काउंट कर रहे हैं 6 महीने। रिक्वायर द बियरर ऑफ द शेयर वारंट। अभी बियरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वारंट पे किसका नाम लिखा हुआ ही नहीं होता, वो तो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। सरेंडर सच वारंट किसको? कंपनी को। एंड गेट द शेयर्स डीमैट इन देयर अकाउंट। भाई सरेंडर करो और शेयर्स लो। एंड फॉर दिस पर्पज द कंपनी शैल प्लेस अ नोटिस फॉर द बियरर्स ऑफ शेयर वारंट इन PAS 8 ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। अभी लोगों को सपने आ रहे हैं क्या कि हमें अपने अपने वारंट्स जो हैं वो सरेंडर करने हैं और उसके बदले में कंपनी हमें शेयर देगी? हाउ विल दे कम टू नो? कैसे पता चलेगा? तो कंपनी क्या करेगी? अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस अपलोड करेगी, भैया सुनो सुनो सुनो, जिन जिन के पास वारंट्स है वो अपने अपने वारंट सरेंडर करो, इसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? यस, दैट मीन्स सरेंडर करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? वेबसाइट पे कौन सा फॉर्म डाल रही है? PAS 8 डाल रही है। बोलो, समझ में आया? श्योर है?
चलिए, एंड ऑल्सो, और वेबसाइट पे डालने से काम नहीं चलेगा। जनता बार बार वेबसाइट थोड़ा खोल के देखती है, लोग थोड़ी ना, कैसे पता चलेगा वेबसाइट पे अपलोड कर दिया आपने, पब्लिक अनाउंसमेंट के बिना कुछ नहीं होता है। एंड ऑल्सो पब्लिश द सेम इन द न्यूज पेपर इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज which is in the circulation of the district, and English language in English newspaper widely circulated in the state in which the registered office of the company is situated। ठीक है, तो 2 न्यूज़पेपर में डाल, अब तो जनता को पता चल जाएगा। 2 न्यूज़पेपर में डाल दिया हमने, इंग्लिश और वर्नाक्युलर। कंपनी लॉ हमेशा 2 ही न्यूज़पेपर की बात करता है, इंग्लिश और वर्नाक्युलर, और सेबी 3 की बात करता है, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाक्युलर। तो हम तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो 2 ही न्यूज़पेपर चलेंगे, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर। कोई शक? चलो आगे देखते हैं। फर्दर, इन केस एनी बियरर ऑफ शेयर वारंट डज नॉट सरेंडर, भाई साहब अब लोगों की मर्जी, नहीं करे तो नहीं करे, नहीं करा सरेंडर, द शेयर वारंट विद इन द पीरियड रेफर्ड, द कंपनी शैल कन्वर्ट द शेयर वारंट इनटू डीमैट फॉर्म एंड ट्रांसफर द सेम टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इसका मतलब अगर लोग ट्रांसफ़र नहीं कराने आते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, उनको खुद से कन्वर्ट करके IPF अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, फिर जिसको लेना है वो वहाँ से लेता रहे। क्या ये बात समझ में आई? चलो अब एक बार मैं इसको पूरा एंटायर समरी कर देती हूँ आप लोगों के लिए, इजीली याद रहेगा। लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, तो हमने जो भी पढ़ा किसके कंसर्न में बात पढ़ी है? कौन से शेयर वारंट्स हैं ये? पुराने वाले, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले वाले शेयर वारंट्स थे। तो अगर इफ कंपनी हैविंग शेयर वारंट्स कब के? बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, तो इम्प्लाइड है कंपनीज एक्ट 1956 वाले वारंट्स हैं ये। तो अब आपको यहाँ पे 2 काम करने के लिए बोले गए हैं। पहला काम, आपको इंटीमेशन टू ROC देना पड़ेगा, इंटीमेशन टू ROC, और दूसरा काम सरेंडर करवाना है आपको, सरेंडर ऑफ वारंट्स। ये जो हम इंटीमेशन टू ROC भेजेंगे, ये कितने टाइम फ्रेम में करना है? 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 मंथ्स। हाँ, अरे विद इन 3 मंथ्स। अच्छा, 3 मंथ्स में कौन सा फॉर्म फाइल करना है? PAS 7, कौन सा फॉर्म? 7, PAS 7। अच्छा, सरेंडर के लिए क्या काम करना पड़ेगा हमें? 6 मंथ्स के अंदर अंदर PAS 8 फॉर्म में क्या क्या करना है? एक तो वेबसाइट पे अपलोड करना है और पब्लिक अनाउंसमेंट देना है। यस, 2 काम करेंगे हम, वेबसाइट और पब्लिक अनाउंसमेंट। और पब्लिक अनाउंसमेंट हमेशा न्यूज़पेपर में ही होता है। ये होगा 2 न्यूज़पेपर्स में, है ना? हाउ मेनी न्यूज़पेपर? 2। और कंपनी लॉ के 2 न्यूज़पेपर कौन से होते हैं? इंग्लिश और वर्नाक्युलर। चलो गुड है, अब तो सबको पता है इंग्लिश और वर्नाक्युलर, लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है। अच्छा, और लोग सरेंडर ना करें तो इफ बियरर डज नॉट सरेंडर, तो भाई साहब कंपनी क्या करने वाली है यहाँ पे? खुद ही कन्वर्जन करा देगी, कन्वर्ट एंड ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड कंपनी लॉ का ही बता रही हूँ मैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड,
बोलो क्या ये अमेंडमेंट समझ में आया यहाँ तक? पक्का श्योर? चलो ठीक है। हाँ जी, वापस से अपने टॉपिक पे आ जाइए। According to the amendment now, mandatory dematerialization requirement is applicable on all securities of every private company also. अच्छा, अब एक और अमेंडमेंट क्या है डीमटेरियलाइजेशन के कंसर्न में? इट मीन्स अब यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ किस में रहेंगी? डीमैट में। अब कहते हैं हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि अनलिस्टेड कंपनी तो डीमैट में होती है, उसके अलावा अदर प्रेस्क्राइब कंपनीज़ को शेयर्स डीमैट में रखने पड़ते हैं। याद आ रही बात? तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि सारी कंपनीज़ को ये डीमैट में रखना पड़ेगा मैंडेटरीली, एवरी प्राइवेट कंपनी ऑल्सो, मतलब प्राइवेट कंपनी को भी ये प्रोविजन फॉलो करना है, उनको भी डीमैट में रखना है, बट एक्सक्लूडिंग स्मॉल कंपनीज। और देखो गवर्नमेंट कंपनी तो बहुत होशियार है, गवर्नमेंट ना खुद को तो हमेशा हर एग्जामिनेशन में डाल देती है। अ टाइमलाइन ऑफ 18 months इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी फॉर द कंप्लाइंस विद द मैंडेटरी डीमटेरियलाइजेशन रिक्वायरमेंट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सुनो। ऐसा है, अब ये जो हमारा इसी के कंसर्न में सेकेंड अमेंडमेंट है डीमैट के कंसर्न में। अब देखो सारी कंपनीज को शेयर्स किस फॉर्मेट में रखने पड़ेंगे? डीमैट में, है ना। डीमैट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, लेकिन एक्सेप्शन डाल दिए भाई, एक्सेप्ट अब वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ कंपनीज जिन पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज वन स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, अब लेकिन देखो ऐसा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो प्राइवेट कंपनी अभी स्मॉल कंपनी है वो स्मॉल कंपनी के एम्बिट से बाहर आ जाए? अब ऑब्वियसली कभी ना कभी कंपनी बड़ी तो कंपनी बनेगी ना। तो अगर ऐसा हुआ कि ये जो हमारी स्मॉल कंपनी जो है वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाए, है ना, तो जब भी वो स्मॉल कंपनी से नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनेगी तो उसको भी प्रोविजन कंप्लाइंस करना पड़ेगा, है ना। अब तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसको ये प्रोविजन कितने टाइम में कंप्लाइंस करना है ना, तो कंप्लाई प्रोविजन विद इन 18 months। और ये 18 months कहाँ से काउंट करेंगे? फाइनेंशियल ईयर एंड होने से, है ना। कौन सा फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप कन्वर्ट हुए थे उससे उसका फाइनेंशियल ईयर एंड ले लेना और वहाँ से 18 months, है ना। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंप्लाई प्रोविजंस विद इन 18 months, कंप्लाई प्रोविजंस विद इन 18 months। दिस अमेंडमेंट इज क्लियर? ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ये स्मॉल कंपनी इज कन्वर्टेड टू द नॉर्मल कंपनी, तो जिस साल ऐसा हुआ, मान लो ये हुआ 23-24 में, कभी भी ईयर के मिड में कभी भी ऐसा हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 March 24, तो वहाँ से 18 months वी विल काउंट, ठीक है। चलो हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने शेयर कैपिटल में जो 2-3 अमेंडमेंट देखे वो क्लियर है। चलो नेक्स्ट है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। क्या बोलता है ये? MCA हैज़ नोटिफाइड कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल 2023। इसमें उन्होंने क्या बताया? द प्रोविजंस हैव कम इनटू फोर्स कब से? 23 जनवरी 2023 से, थ्रू अमेंडमेंट द फॉर्म MGT 3 relating to the notice of situation या change of situation या discontinuation of situation of place where foreign register shall be kept has been substituted, मतलब चेंज हो गया है, फॉर्मेट चेंज हो गया था, हमें यही है। हम कौन सा फॉर्मेट पढ़ते हैं, तो क्या ये अमेंडमेंट हमारे लिए रेलिवेंट है क्या? कोई रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। And MGT 14 relating to filing resolutions and agreement to the ROC has been substituted। तो
तो ठीक है ना, दोनों फॉर्मेट चेंज हुए हैं, इस अमेंडमेंट का हमारे लिए कतई कोई रेलेवेंस नहीं है, तो टाटा बाय बाय, कुछ नहीं पढ़ना हमें इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी फॉर्म सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, उसमें तो फॉर्म आपस में चेंज होते रहे, हम ना तो कोई फॉर्म फाइलिंग करते हैं और ना ही हम फॉर्म के फॉर्मेट्स याद करते हैं, तो इसलिए वो सारे अमेंडमेंट्स हमारे लिए एप्लीकेबल होते ही नहीं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल MCA नोटिफिकेशन डेटेड 27 अक्टूबर 2023। इसमें क्या हुआ, सब रूल क्या क्या इंसर्ट किए गए। रूल 9 में कुछ सब रूल्स एड ऑन किए गए हैं, और वो क्या क्या सब रूल्स हैं देखो। एवरी कंपनी shall designate a person who shall be responsible for furnishing and extending cooperation for providing information to the ROC or any other authorized officer with respect to beneficial interest in shares of the company. In respect to beneficial interest, in respect to beneficial interest in shares of the company. What does it means? कहीं सुना सुना लग रहा है beneficial interest। मेंबरशिप चैप्टर में कहीं पढ़े थे क्या beneficial interest? रजिस्टर्ड होल्डर, बेनिफिशियल होल्डर, हाँ, नाम किसी और का लिखा हुआ है, होल्डिंग कोई और करता है। वे सेक्शन 89 90 में तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की बात होती है, 89 की बात हो रही है। अब सुनो क्या बोलता है। एवरी कंपनी क्या करेगी, एक पर्सन डेजिग्नेट करेगी, और वो पर्सन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या काम है उसको डेजिग्नेट करने का, ये काम है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फर्निशिंग एंड एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ROC। वो क्या करेगा, ROC को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किसके कंसर्न में, विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी। जैसे आपको अगर प्रोसेस याद हो कि जिनके पास जैसे रजिस्टर्ड होल्डर है, बेनिफिशियल होल्डर है, वो किसको इन्फॉर्म करते हैं, कंपनी को, और फिर कंपनी किसको इन्फॉर्म करती है, ROC को। तो भैया ROC को कौन करेगा कंपनी में इन्फॉर्म, ये पर्सन करेगा। इस पर्सन का डेजिग्नेशन आ गया, बात समझ में आ गई। वो मिसिंग था वहाँ पे रूल्स में, तो डाल दिया उन्होंने, वे डेजिग्नेट करके रखो कि कौन करेगा, नहीं तो वो ये करेगा वो करेगा, आपस में एक दूसरे को टालम टोली हो रही है। ओके, देखो ऐसा सुनो, प्रोविजन क्या था हमारा, रजिस्टर्ड होल्डर किसको इन्फॉर्म करता है, कंपनी को, कि मैं रजिस्टर्ड होल्डर हूं लेकिन मैं बेनिफिशियल होल्डर नहीं हूं, है ना। ऐसे ही बेनिफिशियल होल्डर किसको बताता है, कंपनी को, कि मैं बेनिफिशियल होल्डर हूं लेकिन मैं रजिस्टर्ड होल्डर नहीं हूं, राइट। और फिर दोनों ही केसेस में कंपनी किसको बताती है, आया याद सेक्शन 89 का प्रोविजन। तो भैया कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद थोड़ा बताएगी। तो इन्होंने बोला कि भैया एक आदमी प्रकट कर दो, यहाँ पे ये कर दिया प्रकट, डेजिग्नेट कर दो इसको, ये पर्सन है जो ये इन्फॉर्मेशन ROC को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये अमेंडमेंट बोल दिया इन्होंने, रूल ऐड ऑन कर दिया, ताकि भाई एक पर्सन डेजिग्नेटेड रहता है तो उसकी जिम्मेदारी लेती है कि तुम्हें बताना है। आई बात समझ में सबको, श्योर। चलो आगे देखो, फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 4 द कंपनी में डेजिग्नेट। अब किस किस को डेजिग्नेट कर सकते हैं यहाँ पे, नंबर 1 कंपनी सेक्रेटरी, मोस्ट लाइकली तो वही है। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी को किया जाएगा, या फिर KMP अदर देन कंपनी सेक्रेटरी, या फिर एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और KMP। दैट मीन्स यहाँ पे तीनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी या KMP है ही नहीं तो फिर तो हर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन कौन है यहाँ पे, हु इज दिस पर्सन, दिस पर्सन कैन बी, सबसे पहले तो नंबर 1 CS, और CS है तो, नहीं तो फिर, और दोनों नहीं है तो एवरी डायरेक्टर। आ गया अमेंडमेंट समझ में, अमेंडमेंट नहीं, चीज़ें और ऐड ऑन की है इन्होंने, है ना, पहले गिवन नहीं थी, अब इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है।
सबकी जिम्मेदारी आ गई अब तो। चलो आगे देखो। Until a person is designated as referred under sub-rule 4, the following persons shall be deemed to have been designated persons. अब देखो प्रोविजन तो अभी आया ना, तो ये तो है नहीं कि आज प्रोविजन आ गया और हमने इमीडिएटली डेजिग्नेट कर भी दिया, हम बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, डेजिग्नेशन देंगे। तो जब तक ये डेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक डीम टू बी डेजिग्नेटेड पर्सन कौन माना जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट, और एवरी एमडी, मैनेजर इन केस कंपनी सेक्रेटरी हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर उस केस में एमडी, मैनेजर, या फिर एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और एमडी और मैनेजर, तो ये लोग डीम टू बी डेजिग्नेटेड माने जाएंगे। तो समाओ अंतबंध वही लोग आ गए घूम फिर करके, है ना। तो देखो ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। सुनो, ये हमारे लोग थे जिनको हमें डेजिग्नेट करना है। ये कौन है? टू बी डेजिग्नेटेड। ठीक है, बट टिल देन नॉट डेजिग्नेटेड। टिल देन नॉट डेजिग्नेटेड। तो कौन कौन रहेगा? नंबर 1 वही कंपनी सेक्रेटरी, नंबर 2 एमडी, मैनेजर, एंड नंबर 3 वही एवरी डायरेक्टर। ये क्या माने जाएंगे? डीम्ड डेजिग्नेटेड माने जाएंगे। दे विल बी टर्म्ड एज डीम्ड डेजिग्नेटेड। कोई शक? ठीक है। एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इन द एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न में आपको इनकी इंटीमेशन देनी है। और इफ कंपनी चेंजेस द डेजिग्नेटेड पर्सन एट एनी टाइम, इट शैल इंटीमेट द सेम टू द आरओसी इन फॉर्म नंबर GNL2 स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज रूल्स 2014। तो आपको अगर इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करना है तो GNL2 फॉर्म आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, और एनुअल रिटर्न के साथ, एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ तो आपको इसकी डिटेलिंग डालनी है। तो दो जगह डिस्क्लोजर हो गया, एक तो एनुअल रिपोर्ट, और अगर चेंजेस किया आपने तो फिर GNL2 नाम का फॉर्म भी आपको फाइल करना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा। तो ये समझ में आया? अमेंडमेंट क्लियर? किसके रिगार्डिंग में था? डेजिग्नेटेड पर्सन्स के रिगार्डिंग में। ड्यूटी क्या है इनकी? आरओसी को बताएंगे कि कौन रजिस्टर्ड होल्डर है, कौन बेनिफिशियल होल्डर है। ये डिटेलिंग जो है आरओसी को कौन बताएगा? डेजिग्नेटेड पर्सन बताएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट। दैट इज व्हाट अकाउंट्स एंड ऑडिटर वाला जो हमारा चैप्टर है उसके कंसर्न में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट फॉर्म नंबर AOC 5 रिलेटिंग टू द नोटिस ऑफ एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो ठीक है, फॉर्म नंबर चेंज हुआ भाई, फॉर्म नंबर नहीं, आई मीन फॉर्म का कंटेंट चेंज हुआ है। फॉर्म नंबर तो वही है लेकिन फॉर्म का अंदर का फॉर्मेट चेंज हुए हैं। तो ठीक है ना, अमेंडमेंट गुड फॉर नथिंग है हमारे लिए, नॉट रेलिवेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमैलगमेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था क्या एक, वंस अपॉन अ टाइम? मर्जर एमैलगमेशन कॉम्प्रोमाइज कहाँ से कहाँ तक? 230 से 240 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर एमैलगमेशन के सारे सेक्शंस इसमें कवर होते हैं। फिर 241 से तो फिर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है हमारा। चलो सेक्शंस डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम प्रोविजन पे आ जाते हैं। क्या बोलता है देखो, हाँ जी क्या बोल रहा है ये? द न्यू सब रूल इंट्रोड्यूस प्रोविजन रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस, सजेशंस, confirmations, orders relating to the scheme of merger amalgamation under section 233 of Companies Act 2013। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए 233 है किसका? हाँ नो, किसको पता है 233? मर्जर ही है लेकिन कौन सा? टू 233 फास्ट ट्रैक मर्जर कौन सा है ये? आया फास्ट ट्रैक मर्जर। अच्छा चलो, अब फास्ट ट्रैक मर्जर के कंसर्न में कुछ याद है? प्रोविजन क्या होता है फास्ट ट्रैक मर्जर में? एनसीएलटी के पास नहीं जाना होता ना,
एनसीएलटी के पास जाना नहीं होता ना, फास्ट ट्रैक का मतलब तो यही होता है, एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो बस हम आरओसी से, आरडी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो डायरेक्टली वहीं पे उनको अप्रूवल आ जाता है और आप स्कीम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको ऑब्जेक्शन आता है तो हम एनसीएलटी के पास जाते हैं। याद आ रहा है? फास्ट ट्रैक मर्जर। तो देखो, एज पर द अमेंडमेंट वेयर नो ऑब्जेक्शन या सजेशन इज रिसीव्ड, कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ, कितने पीरियड में? विद इन 30 days of receipt of copy of scheme under section 233 subsection 2. That means सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आरओसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आरडी को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, फ्रॉम आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्कीम इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, then it may within a period of 15 days, it may within a period of 15 days after the expiry of 30 days issue a confirmation in CW12. तो CW12 जो इशू हुआ था वो कितने दिन में इशू हो जाएगा? 15 डेज में। कहाँ से? 30 डेज के बाद से। समझ में आया प्रोसेस? अच्छा, जिन लोगों को प्रोसेस अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, प्रोसेस शो कर दूँ आप लोगों को। नहीं, छोटा सा प्रोसेस था। अरे फास्ट ट्रैक है तो बड़ा कैसे होएगा? फास्ट ट्रैक में तो छोटा ही होएगा ना। चलो एक बार शो करती हूँ मैं आपको। वो तो पूरा कोर्स छोड़ दो तो क्या फर्क पड़ता है। एक मिनट वेट करो। ये मैं जल्दी से मैं शो करती हूँ आपको। ये रहा हमारा फास्ट ट्रैक मर्जर। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम इन लोगों को नोटिस इशू करते हैं कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर दो। कितने दिन का टाइम फ्रेम दिया था? 30 दिन का ही था ना टाइम। 30 दिन में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर देना। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उस केस में क्या हुआ था, ये पहले तो एक तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी वगैरह चली गई। अब देखो इन्होंने क्या किया, मेंबर्स की मीटिंग कॉल की और ये सब कुछ यहाँ पे कंसेंट वंसेंट इनको ले ली। 90% कंसेंट वगैरह हमने ले ली थी, तो 90% कंसेंट जो है वो हमने ऑब्टेन कर ली। दिस वाज अ नॉर्मल प्रोसेस। अब जो ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या करती है, मीटिंग के कंक्लूजन के 7 दिन के अंदर अंदर क्या फाइल करेगी, ये आरडी को, आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये इन्फॉर्म करती है कि हमारी मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हो गया था। तो ये फॉर्म CW11 वगैरह हमने प्रेस्क्राइब किया था, जो फॉर्म फाइलिंग किया था, तो ये पूरा प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके कंसर्न में। एंड फिर क्या था, अब जैसे स्कीम यहाँ पर रिसीट होती है ऑफिशियल लिक्विडेटर को, आरओसी को, तो 2 केसेस होते हैं, या तो उनको ऑब्जेक्शन होता है या ऑब्जेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे पहला केस जो था कि आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर हैज़ नो ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शन नॉट डीम्ड टू बी सस्टेनेबल, ये वाला केस की बात हो रही है। तो इस केस में सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्कीम इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो प्रेस्क्राइब किया है कि कितने दिनों में ये इशू हो जाएगा। ये आ गया CW12। ये CW12 कितने दिनों में इशू हो रहा है भाई? समझ में आया? इस टाइम फ्रेम की बात हो रही है। ये टाइम फ्रेम यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया है, दैट इज व्हाट 15 डेज। इज दिस क्लियर? ये छोटा सा अमेंडमेंट है कि 15 डेज के अंदर अंदर उनको ये फॉर्म इशू करना पड़ेगा। कोई शक? चलो हाँ जी आगे देखो। हाउएवर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इशू द कंफर्मेशन ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, अब 60 डेज में उनका कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं आता है, मतलब देखो अब ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा, सेकेंड वन, दिस वन, कि अगर कंफर्मेशन नहीं आया। एक बार ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे याद रखने में। ये देखो ये आ गया, विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द स्कीम फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी CG फाइल्स एन एप्लीकेशन। किसको? NCLT को उनको फाइल करना होता है। ऑब्जेक्शन आता है तो वो NCLT के पास क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगा देते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे NCLT को मैटर जो है वो रेफर करना होता है किसके हिसाब से, 232 के हिसाब से, मतलब नॉर्मल मर्जर अमालगमेशन के हिसाब से, मतलब फास्ट ट्रैक खत्म हो जाता है और देन उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से NCLT मैटर एंटरटेन करता है।
ये प्रोविजन था। अब ये क्या बोलता है यहाँ पे देखो, however if central government not issue the confirmation order within 60 days of receipt of the scheme under section 233 subsection 2, then it shall be deemed that it has no objection to the scheme and a confirmation order shall be issued accordingly। तो भाई अब भैया सीजी कुछ कर ही नहीं रहा है, 60 डेज हो गए लैप्स, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब हम क्या मान लेंगे, एक्सेप्टेड मान लेंगे कि भाई ऐसा ना हम जिंदगी भर वेट ही करते रहेंगे तुम्हारे प्रोसेस के चक्कर में हम काम लेके बैठ जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ, where objection and suggestions are received within a period of 30 days of receipt of order under section 233 subsection 2 from ROC or official liquidator or both by the central government, and such objection or suggestion of ROC or official liquidator are not sustainable and CGs of the opinion that the scheme in the public interest or creditor's interest, then it may within a period of 30 days after expiry of 30 days as referred above issue confirmation order in form number CW12। अब देखो ऐसा है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर और आरओसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज किया, दो बातें होंगी, या तो सीजी को लगेगा कि ऑब्जेक्शन वैलिड है या सीजी को लगेगा ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन वैलिड है तो सीजी को क्या करना चाहिए, एनसीएलटी को रेफर करना चाहिए मामला, और अगर उनको लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो सीजी क्या कर देगा, कंफर्मेशन दे देगा। तो अगर सीजी को लगता है कि जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है वो इररेलेवेंट है, कोई मायने नहीं है उसके, तो उस केस में सीजी क्या कर देगा, कंफर्मेशन ऑफ स्कीम कर देगा। कितने दिनों में कर देगा, 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज एज रेफर्ड अबव। अब टाइम फ्रेम कैसे काउंट करोगे, सुनो, आपने आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को एप्लीकेशन लगाई, उसके लिए कितने दिन है उनके बाद, 30 डेज। उस 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा ऑफिशियल लिक्विडेटर और आरओसी का, तो 15 दिन के अंदर CW12 कंफर्मेशन, ओके। अच्छा, अब आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर का ऑब्जेक्शन आ गया तो मामला कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टाइम फ्रेम है, 60 डेज। तो या तो 60 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन रेज करके एनसीएलटी के पास पहुंच जाए, और अगर नहीं पहुंच रही है तो वो क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। और अगर तीसरा केस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ऑब्जेक्शन फर्जी में इन्होंने इशू किया है, कोई है ही नहीं ऑब्जेक्शन ऐसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर सकता है, कंफर्म कर सकता है कितने दिनों में, 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहाँ से, 30 के जो ओरिजिनल 30 थे, उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर यहाँ पे कंफर्मेशन दे करके स्कीम अप्रूव की जा सकती है और CW12 इशू किया जा सकता है। क्या ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऑब्जेक्शन में कोई वैलिडिटी है ही नहीं, मतलब बिना फालतू ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है ऑफिशियल लिक्विडेटर या आरओसी। देखो क्या बोला था, ऑब्जेक्शन या सजेशन ऑफ आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर are not sustainable and CG is of the opinion that scheme is in the public interest or creditor's interest, it may within a period of 30 days after expiry of 30 days as referred above issue confirmation order in form number CAA12। Whether this provision is clear? Any confusion in this regard? Okay, chalo, if CG is of the opinion that the scheme is not in public interest, then it may within 60 days of the receipt of the scheme file an application before the tribunal in CW13। वो तो हमें पता ही है, तो पहले भी प्रोविजन था ही, by stating its opinion या objection and requesting tribunal may consider the scheme। तो फाइनली मामला कौन रेफर करेगा, ट्रिब्यूनल रेफर करेगा। In case CG does not issue confirmation order or does not file any application to the tribunal, then it shall be deemed that no objection of the scheme and confirmation order shall be issued accordingly। तो अगर CG is not taking any action तो डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। मैं इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज एक बार आपको शो कर देती हूँ कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। लेट्स हैव अ लुक। देखो, सबसे पहले हमने स्कीम किसको फाइल की, टू आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है, इनके पास गई। तो आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर जो हैं वो क्या रेज करेंगे, ऑब्जेक्शन, या फिर नहीं रेज करेंगे, दोनों में से कोई एक ही केस होगा। या तो ऑब्जेक्शन आएगा या ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। कितने दिनों में, 30 डेज। दिस टाइम फ्रेम इज ऑफ
30 डेज, ये 30 दिन का टाइम फ्रेम है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तब तो प्रॉब्लम सॉल्व, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अवे CG आपको CAA12 में ऑर्डर दे देगी, कन्फर्मेशन ऑर्डर, एंड द टाइम फ्रेम इज व्हाट, 15 डेज। ओके क्या, टाइम फ्रेम समझ में आ गया, 30 + 15, क्लियर। अच्छा, फिर अगर ऑब्जेक्शन आया तो ये ऑब्जेक्शन किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्शन आया, CG उस ऑब्जेक्शन को देखेगा, तो दो बातें होंगी अगेन, या तो CG को लगेगा यार ये क्या ऑब्जेक्शन दिया उन्होंने, फालतू ऑब्जेक्शन है, या फिर CG को लगेगा ऑब्जेक्शन वैलिड है। तो यहाँ पे दो बातें होंगी अगेन, या तो CG को लगता है कि स्कीम इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है तो क्या करें, अप्रूव कर दें, कितने दिनों में, 30 डेज, यस, तो 30 दिन में CAA12 इशू हो गया। और अगर नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट है तो CG की ड्यूटी क्या बनती है, NCLT को बताए, है ना, तो NCLT के पास जाएगा कितने दिनों में, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब स्टार्टिंग से काउंट करें हम, तो एक तरह से देखा जाए तो फर्दर 30 यही है, पर ठीक है हमने 60 लिखा हुआ है तो 60 लिखेंगे, 60 डेज कहाँ से, एप्लीकेशन से। अब या तो NCLT के पास जाएगा या NCLT के पास नहीं जाएगा। अगर NCLT के पास गया तो NCLT देखेगा मैटर, और नहीं गया तो डीम्ड एक्सेप्टेड। आगे बात समझ में, इसमें NCLT के पास गया तो NCLT देखेगी, और अगर नहीं गया तो डीम्ड एक्सेप्टेड। एनी शक, तो CAA12 आ ही जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, कंफर्मेशन हो गया वो, यस। समझ में आया 233 फास्ट ट्रैक मर्जर के कंसर्न में, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट अमेंडमेंट डॉर्मेंट कंपनी के कंसर्न में है, छोटा सा अमेंडमेंट है, बस अमेंडमेंट खत्म है, बस अब तो केस लॉस पढ़ेंगे हम, ठीक है, अमेंडमेंट बस अब लास्ट आ रहा है। डॉर्मेंट कंपनी, व्हाट इट सेज is modified by stating that if company is having any outstanding unsecured loan, then enclosures of concurrence from the lender in MSC1 is not required। पहले चाहिए था ना पहले, हाँ अब नहीं चाहिए, अब इन्होंने एग्जाम्पशन दे दिया। Also that requirement to enclose certificate in form number MSC1 indicating that there is no management या ownership dispute persisted is also dispensed with। वेरी गुड, ये भी अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने। पहले ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ता था MSC1 के साथ, अब वो भी नहीं देना, तो एक तो ये हट गया, दो रिमूवल हो गए। द फॉर्म MSC1 इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड दिस रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली MSC1 का फॉर्मेट चेंज हो गया। और दो इंपॉर्टेंट बात हमें क्या ध्यान देनी है कि अब एक तो लेंडर का NOC लेने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस साथ में डिक्लेरेशन की डिस्प्यूट नहीं है, ये देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी तो थी, लेकिन अब ठीक है, डॉर्मेंट कंपनी है, कोई फंक्शन ऑपरेशन कर नहीं रही है, और लेंडर से पहले ही बात हुई होगी, हाँ अप्लाई कर रही है, लेनी चाहिए, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया, डिस्पेंस विद कर दिया, तो कर दिया रिलैक्सेशन कर दिया, ताकि आप डॉर्मेंट कंपनी आसानी से बना लो। वो तो वैसे भी एक्टिव स्टेटस लेना ही पड़ता है, ठीक है। चलो, अब ये अमेंडमेंट तो हो गए हमारे डन। अब कुछ केसेस दे रखे हैं, केसेस के रेफरेंस दे रखे हैं, तो हो सकता है एग्जाम में केसेस के रेफरेंस पे कोई क्वेश्चन बन जाए। तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इट सेज। डायरेक्टर्स चैप्टर के कंसर्न में हम पढ़ रहे हैं। अनुज मित्तल एंड अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनादर का केस लॉ दे रखा है। डायरेक्टर्स हु वर डिस्क्वालिफाइड बिफोर May 2018 कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन कंपनीज अदर देन डिफॉल्टिंग कंपनीज। अब है क्या ये केस, एक बार फैक्ट्स देखते हैं हम, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे।
In the instant case, directors of a company were disqualified from 1st April 2017 से 31st October 2022, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन। क्या है डिस्क्वालिफिकेशन 164, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। आई गेस याद आ गया होगा। तो प्रोविजन क्या था 164 सबसेक्शन 2, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हैं जिसने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो आप 5 साल तक क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं ना। फिर क्या होता है उसमें, डिस्क्वालिफाइड हो गए तो कहाँ नहीं अपॉइंट हो सकते, आप किसी भी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते और सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, याद है। अच्छा ठीक है, बिकॉज ऑफ disqualification and deactivation of DIN, the petitioner were facing problems in other active companies. DIN deactivate हो गया ना, DIN और DSC सब deactivate कर दिए गए उनके। They were appointed as director as they claim to be directors in other active companies and now wish to start business afresh. The court considered the judgment relating to activation of DIN or DSC, numbers of directors of defaulting companies in Anjali Bhargava versus Union of India, and taken reference from the MCA scheme and stated that the directors of stuck-off companies who seek to be appointed directors of other or new companies ought to be provided with an opportunity to avail of this facility, CFSS. The scheme seeks to provide a fresh start for directors of defaulting companies who seek appointment in other companies or wish to start new business. ये किसी कंसर्न में, सिक कंपनी के कंसर्न में, अगर कोई सिक कंपनी है और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट हुआ था और अब उनके जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको रीस्टार्ट करना है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप वापस से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा। तो क्या डिसीजन आया कोर्ट का, देखें। The court observed that since the disqualification of petitioners were prior to the 7th May 2018, petitioners would be directors who had been disqualified before 7th May 2018 qua other companies in addition to defaulting company and proviso section 167(1)(a) would not apply. Directors would continue to be directors in companies अदर देन डिफॉल्टिंग कंपनी। ये पुराने प्रोविजन, क्योंकि अब तो अमेंडमेंट हो गया ना, ये पुरानी बात कर रहा है। कंपनीज एक्ट में जो पहले प्रोविजन था 2018 से पहले उसकी बात कर रहा है, क्योंकि आप पुराने डिफॉल्टिंग थे तो पुराने के हिसाब से क्या कर सकते थे आप, अदर देन डिफॉल्टिंग कंपनीज में कंटिन्यू कर सकते थे, ऐसा प्रोविजन था। तो ये क्या बोलता है, देयरफॉर DIN एंड DSCs ऑफ petitioner वुड बी रीएक्टिवेटेड within 10 days if petitioners wish to seek restoration of the stuck-off company. They are permitted to seek their remedies in accordance with the law before the NCLT. ये पुराने प्रोविजन के हिसाब से बात हो रही है, लेकिन क्या आज की डेट पे ये प्रोविजन रेलेवेंट रहेगा? अगर 2018 के बाद कोई भी इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल करता है तो क्या, तो उसको 5 साल वेट ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, उसमें 167 क्या बोलता है, वेकेशन ऑफ ऑफिस। अरे वेकेशन ऑफ ऑफिस इस रेस्पेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन के कंसर्न में वेकेशन ऑफ ऑफिस का क्या प्रोविजन है? इफ अ डायरेक्टर इज बीइंग डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, तो उसका वेकेशन का क्या प्रोविजन होता है? हु कैन टेल मी? क्या प्रोविजन है अब आजकल कि भाई आप जिस कंपनी में डिफॉल्टिंग है ना उसमें तो कंटिन्यू करोगे, उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज में आपको पोस्ट वेकेट करनी पड़ेगी। ये है ना प्रोविजन 167 में। क्या प्रोविजन गिवन है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 164 सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो जो डिफॉल्टिंग कंपनी है ना उसमें तो वो कंटिन्यू करेंगे ऑब्वियसली, बाकी जितनी भी सारी कंपनीज हैं उन सब में उनका पोस्ट क्या हो जाएगा, विकेट। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था तो इसलिए उनको दिक्कत आती थी, तो इसलिए 2018 से पहले वाले जो प्रोविजंस हैं उसके रेफरेंस में तो डीएक्टिवेट को हम रीएक्टिवेट करा देंगे, लेकिन अगर बाद में कोई भी केस हुआ तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट केस लॉ। सुरेंद्र कुमार
Singhi versus ROC West Bengal. Additional directors equally responsible for the company's affair as other directors. Obviously, जिम्मेदारी तो सभी की है. What it says, the petitioner's case is that the opposite party has filed a complaint before the learned Chief Metropolitan Magistrate, Kolkata, against the petitioner, stating that Messrs Money Square Limited was incorporated under Companies Act 1956, and according to the provisions of Section 217 subsection 3 Board report of the Companies Act 1956, the board of the company was bound to give fullest information and explanation in its report on every reservation, qualification or adverse remark contained in the auditor's report. Opposite party, upon scrutiny of the balance sheet and other documents, found that board of directors did not furnish fullest information and explanation in their director's report with respect to the auditors in their report on balance sheet on their remark, as there are no dues of service tax, VAT, provident fund, ESIC which had been deposited on the account of dispute except disputed amount of VAT वगैरह जो भी था आपका. This has resulted in violation of the provisions of section 217 subsection 3 of the Companies Act 1956, and the said violation was pointed out to the directors of the company by show cause notice. On the account of receipt of not satisfactory reply, the competent authority has issued instruction to launch prosecution for the aforesaid violation. अब इसका समरी सुन लो, इतनी रामायण जानने की क्या जरूरत है. सिंपल ये बोल रहा है, ऑडिटर्स ने एडवर्स रिमार्क डाल दिए कि आपने बोला कि कोई टैक्सेशन बाकी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में टैक्सेशन बाकी था. तो ये डिस्क्लोजर आपको किस में डालना चाहिए था? अपनी रिपोर्ट में. वो नहीं डाला आपने. इसका मतलब यू हैव वॉयलेटेड द प्रोविजंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट. इतनी सी बात है अभी. देन क्या बोल रहा है? कॉन्सिक्वेंटली द पेटिशनर बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाज अक्यूज्ड ऑफ वॉयलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 217. भाई आप डायरेक्टर है कंपनी के, तो आपके अगेंस्ट में तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा ही होगा. यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. तो द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इशूड समन अगेंस्ट द पेटिशनर एंड अदर अक्यूज पर्सन. तो जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पे केस स्टार्ट कर दिया गया. The petitioner, stating himself to be the innocent and having no connection with the circumstances of the case, chose not to take the course adopted by the rest of the accused persons and prayed for discharge by filing a petition, but the same got rejected. उसने बोला कि भैया मेरा कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से लेना देना है ही नहीं, मैं तो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए अपॉइंट किया गया डायरेक्टर हूँ, एडिशनल डायरेक्टर है. तो उसने इस तरह का एक पेटिशन डाली कि भाई मुझे इस केस से बाहर निकाल दीजिए, मेरा कंपनी के इस तरह के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है. फॉलोइंग वर द टू इशूज़ जो हाई कोर्ट के सामने आए. व्हाट पोस्ट वाज हेल्ड बाय द पेटिशनर ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द रिपोर्ट एंड वेदर द पेटिशनर इज रिस्पॉन्सिबल इन लाइबल फॉर ऑफेंस एलीग. तो यहाँ पे पहली बात तो आपने कौन सा डेजिग्नेशन होल्ड किया हुआ है वो, एंड नंबर 2 कि क्या आप उस डेजिग्नेशन में जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे, है ना. अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया देखो. ROC must be informed by filing new DIR 12 that additional director has been regularized. DIR 12 पता है आपको, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के कंसर्न में. हाँ अच्छा, कोर्ट का डिसीजन सुन लो डायरेक्टली. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर बीइंग द सेम एज दैट ऑफ अ डायरेक्टर, दे रिमेन रिस्पॉन्सिबल एज द स्टैट्यूट प्रोवाइड फॉर द सेम. Thus, the quash proceeding by exercising this court inherent power would amount to an abuse of the process of court and would not amount to serious miscarriage of justice. Accordingly, the court dismissed the plea of the petitioner. भाई आप डायरेक्टर ही हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो इस तरह का कोई भी प्ली लगाना कि मुझे माफ़ी दे दो वो नहीं चलेगा. तो यहाँ पे डायरेक्टर की जो प्ली थी उसको रिजेक्शन में डाल दिया गया. इट मीन्स सिंगल लाइन में बोला जाए तो एडिशनल डायरेक्टर इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज एक्ट जो भी मिसडीड्स हुई हैं उसके लिए, क्योंकि वो भी डायरेक्टर ही है. DIR 12 उसके लिए भी फाइल किया गया था. ओके बात. चलो नेक्स्ट केस लॉ. हाँ तो इसका मतलब सेम ही हो एज दैट ऑफ द डायरेक्टर. जैसे बाकी डायरेक्टर जिम्मेदार हैं वैसे आप भी जिम्मेदार हो. ये थोड़ी ना एडिशनल डायरेक्टर बोलेंगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो, अरे आप भी डायरेक्टर ही हो, आप भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हो, आप सारे काम देख रहे हो कंपनी के, तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. हाँ तो ये सब डिस्कशन हुआ मीटिंग के अंदर, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के अंदर, प्रोसिक्यूशन में, लेकिन फिर अंतपन देखा कि आप तो एडिशनल डायरेक्टर हैं भैया, आप तो डायरेक्टर हैं, आपका DIR 12 फाइल हुआ है, तो इस केस में कैसे आपकी जिम्मेदारी नहीं आएगी. ठीक है चलिए.
इंटीमेशन ऑफ डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन बाय हिम टू ROC इज इफेक्टिव इवन इफ द कंपनी फेल टू इंटीमेट ROC। ये बात हमने क्लास में भी पढ़ी हुई है। इस केस लॉ को हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है ये केस। देखो, कंपनी को डायरेक्टर ने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया और कंपनी ने ROC को इन्फॉर्म नहीं किया। डायरेक्टर ने कंपनी को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया और कंपनी ने ROC को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो भाई अब मान लो अब उसके बाद कोई कांड हो जाता है तो क्या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? तो आंसर है नो, डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया, वो कंपनी के एंड पे डिफॉल्ट है। डायरेक्टर के लेवल पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डायरेक्टर का रेजिग्नेशन कब से मान लिया जाएगा? जिस दिन उसने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया था तब से। इज दिस क्लियर? तो इस केस लॉ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें यही बात बोल रखी है। चलिए अब CSR, तो CSR के कंसर्न में क्या बातें दे रखी है, लेट्स हैव अ लुक। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या बोला कि कंपनीज सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 के नाम से यहाँ पे नया अमेंडमेंट आए हैं, विच हैज़ कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। और इस अमेंडमेंट में क्या ऐड किया? रूल 12(1)(b) अ न्यू प्रोविजो हैज़ बीन इंसर्टेड। क्या प्रोविजो ऐड हुआ है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 Form CSR2 shall be filed separately. CSR2. Which form number? CSR2. On or before 31st March 2024, after filing the form number AOC4. AOC4 याद है आपको किसका होता है? AOC4. अरे AOC4, हाँ, किसको? ROC को फाइल करेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, और AOC4 NBFC एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज अकाउंट रूल 2014 और AOC4 XBRL। भाई डिपेंडिंग है, XBRL एप्लीकेबल है तो XBRL फाइल होगा और नहीं तो नॉर्मल AOC4 फाइल होगा, जैसा भी केस है। तो उसके साथ आपको सेपरेटली एक और फॉर्म फाइल करना है, कौन सा? CSR2 सेपरेटली फाइल करना है। ये एक रिक्वायरमेंट उन्होंने डाल दी, एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज रूल एज द केस में भी। तो देखो कौन कौन से केस होते हैं, या तो AOC4 जाता है या फिर AOC4 NBFC के लिए NBFC जाता है, और जिन कंपनीज पे XBRL एप्लीकेबल है उनके ऊपर XBRL जाता है। तो इनके साथ कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? सेपरेटली CSR2 लगाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हम उसी में डिटेल डाल देते थे CSR की, अब आपको सेपरेटली CSR2 फाइल करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अभी हमारे अमेंडमेंट्स रह गए हैं कुछ, तो अपन एक काम करते हैं, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज एक बार जितने पढ़े, वैसे तो थोड़े से पढ़े हमने, उसको एक बार डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सेकेंड राउंड में इसको बाकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।